दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्ट 4 के सीन 3 की। अब तक मैं आपको ऐसा मान के चलता हूँ, आज तक की सारी वीडियोस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं सीन 3। और ये है इसका आखिरी सीन, इसके बाद एक्ट 4 भी खत्म हो जाएगा। तो सेटिंग इसकी रखी गई है फॉरेस्ट में। और सबसे पहले एंटर करती है आपकी रोजालिंड और सीलिया। रोजालिंड कहती है, हाउ से यू नाउ, मतलब व्हाट से यू नाउ, यानी क्या कहते हो तुम, ये बताओ मुझे। किससे कह रही है? अपनी बहन सीलिया से कह रही है। इज इट नॉट पास 2 o'clock, क्या 2 से ज्यादा नहीं बज गए हैं क्या? मतलब टाइम 2 से ज्यादा नहीं हो गया है क्या? एंड हेयर मच ऑरलैंडो, और ऑरलैंडो का अभी तक अता पता नहीं है, ऑरलैंडो अभी आया नहीं है। सीलिया कहती है, आई वारंट यू, मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ, विद प्योर लव, बड़े ही पवित्र प्रेम के साथ, एंड ट्रबल्ड ब्रेन, बड़े ही मेरे परेशान दिमाग के साथ, ही हैज टेकन हिज बो, कि उसने अपनी कमान उठा ली है, एंड एरोज, और अपने तीर भी उठा लिए हैं, यानी उसने अपने धनुष और तीर उठा लिए हैं। एंड इज गोन फोर, फोर्थ का मतलब है फोर, और वो चला गया है टू स्लीप, सोने के लिए। लुक, जरा देखो, हु कम्स हेयर, यहाँ पर कौन आ रहा है। इस तरह से वो इस बात को कहते हुए आगे चलते हैं। बस आप फोर्थ का मतलब फोर लिख लेना, यानी के लिए। एंटर करते हैं सिल्वियस। सिल्वियस कहता है, माई एरांड इज टू यू। एरांड का मतलब काम, मेरा जो काम है ना वो तुमसे है, यानी मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ। फेयर यूथ, प्यारे युवक। माई जेंटल फीव, मेरी जो प्यारी फीव है। बिड, उसने कहा है। अब एक्चुअल में हुआ क्या है दोस्तों, सिल्वियस फीबी का लेटर लेकर आया है, जो उसने लेटर दिया था ना पिछले वीडियो में, मतलब पिछले से पिछले सीन में, यानी एक्ट 4 के सीन 1 में जो उसने लेटर ले जाने के लिए कहा था, और उस लेटर को ये यहाँ पर लेकर आया है। इसलिए वो ये कह रहा है आते ही सिल्वियस रोजालिंड से, यानी गैनीमेड से, कि भाई मेरा काम तुमसे है, क्योंकि माई जेंटल फीवी, मेरी जो प्यारी फीवी है, डिड बिड, उसने बिड मतलब कहा, यानी सैड, उसने कहा, मी, मुझे, गिव यू दिस, कि मैं इस लेटर को तुमको दे दूं। आई नो नॉट द कंटेंट्स, मैं उस कंटेंट को नहीं जानता, उस विचार को नहीं जानता जो कि इसमें लिखा हुआ है। बट लेकिन, एज आई गैस, जैसा कि मैं अनुमान लगा सकता हूँ, बाय द स्टर्न ब्रो, स्टर्न मतलब तनी हुई, और ब्रो मतलब आईब्रो, यानी भौहें। लेकिन मैं उसकी तनी हुई भौहें, किसकी? फीबी की। मैं उसकी तनी हुई भौहों को देखकर अंदाजा लगा सकता हूँ, जब वो लेटर लिख रही थी ना। एंड वैश्पिश, वैश्पिश का मतलब होता है ताना मारता हुआ, यानी ताना मारता हुआ एक्शन, यानी उसका जो हाव भाव है वो बिल्कुल ताना मारता हुआ सा लग रहा था जब वो इस लेटर को लिख रही थी। इसका मतलब शायद इसमें उसने तुम्हारे प्रति थोड़ा बहुत कुछ गुस्सा भरा हुआ लिखा हुआ होगा। तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ उसकी तनी बाहों को देखकर, उसके ताना मारने के हाव भावों को देखकर, कि विच शी डिड यूज, जो कि उसने उस समय यूज किए थे, जो जेस्चर, एज शी वॉज राइटिंग ऑफ इट, जब वो इस लेटर को लिख रही थी। इट बियर्स एन एंग्री टेन्योर, और इस खत में जरूर ही कुछ गुस्सा भरा हुआ टेन्योर, टेन्योर मतलब सब्जेक्ट मैटर, यानी इसमें कुछ गुस्से से भरे हुए कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। पार्डन मी, मुझे क्षमा करना। आई एम बट ओनली ए गिल्टलेस मैसेंजर, मैं केवल एक मासूम मैसेंजर हूँ, एक गिल्टलेस मैसेंजर हूँ। रोजलिंड कहती है, पेशेंस, जरा धैर्य रखो। पेशेंस, पेशेंस जो धैर्य होता है, हर सेल्फ, खुद, धैर्य खुद, वुड स्टार्टल, चौंक जाएगा। स्टार्टल का मतलब क्या होता है? होता है शॉक्ड हो जाना, एस्टोनिश हो जाना, है ना। एस्टोनिश तो सब जानते होंगे, ASTONISHED, एस्टोनिश्ड, है ना। तो धैर्य है ना, खुद चौंक जाएगा, एज दिस लेटर, जब वो इस लेटर को खुद पढ़ेगा। एंड प्ले द स्वैगरर, और एक तरह से वो बन जाएगा, कौन सा रोल निभाएगा? स्वैगरर का। स्वैगरर का मतलब क्या होता है? फाइटर, एक योद्धा का रोल निभाएगा। यानी धैर्य अगर इस लेटर को पढ़ेगा ना, तो उसका खुद का धैर्य खो जाएगा, और उसको खुद को क्या आ जाएगा? गुस्सा आ जाएगा। बियर दिस, इसलिए सहन करो इसको, सहन करो इसको। शी कॉल्स मी प्राउड, अब रोजालिंड बता रही है, यानी गैनीमेड बता रहा है उसको, कि शी कॉल्स मी प्राउड, वो मुझे घमंडी बुला रही है इस लेटर में, है ना। अच्छा, ये रह गया कि शी सेज आई एम नॉट फेयर, उसने कहा कि भाई मैं कोई एक सुंदर लड़की तो नहीं हूँ। दैट आई लैक मैनर्स, और मेरे अंदर कोई बहुत ज्यादा मैनर्स भी अच्छे नहीं है। शी कॉल्स मी प्राउड, लेकिन फिर भी उसने मुझे घमंडी बुलाया है, किसको? गैनीमेड को। उसने मुझे घमंड, हाँ, बट शी कॉल्स मी प्राउड, उसने मुझे घमंडी बुलाया है। एंड देन शी कुड नॉट लव मी, और वो मुझसे प्यार नहीं कर सकती। वर मैन, काश मैं एक आदमी होता, एज रेयर, इतना खरगोश के जैसा, एज फिनिक्स, जैसे फिनिक्स क्या है? एक चिड़िया का नाम है फिनिक्स। तो ऑड्स मतलब है तो दोस्तों गॉड्स, की भगवान, गॉड, GOD, है ना। तो ऑड को आप GOD कर लीजिए, ये इसी तरह से लिखा जाता है। आर्केइक वर्ड्स आते हैं इसमें। और गॉड्स माई विल, कि भगवान मेरी रक्षा करे। हर लव इज नॉट द हेयर, है ना, उसका जो प्यार है वो एक खरगोश के जैसा नहीं है। अब देखो पिछली लाइन में तो ये कह दिया कि काश मैं एक रेयर आदमी होता, जिसको चिड़िया के कंपैरिजन कर लिया, आपसे पूछ लेगा कौन सी चिड़िया? फिनिक्स नाम की चिड़िया। अगली लाइन में वो ये कहता है
कि हर लव इज नॉट द हेयर, उसका प्यार कोई खरगोश जैसा नहीं है। दैट डू आई हंट, जिसका मैं शिकार कर लूं। तो इस बात को वो कह रही है अपने लेटर में कि तुमने मुझे प्यार को कोई खरगोश जैसा समझ लिया है ना, कि तुम उसका शिकार कर लोगे। तो उसी बात को वो लेटर को पढ़ के सुना रहा है। वेल शेपर्ड, अच्छा गडरिए, वेल अच्छा एक बात बताओ, दिस इज अ लेटर, ये एक पत्र है, ऑफ योर ओन डिवाइस, जिसको तुमने खुद ने लिखा है। अब होता क्या है दोस्तों, रोजालिंड को लगता है कि इस लेटर को कोई औरत नहीं लिख सकती है, तो उसको लगता है कि ये लेटर शायद इस सिल्वियस ने लिखा होगा और अपनी राइटिंग में लिखकर इस लेटर को लेकर आया है ये, और जानबूझ के इसने उसके प्रति थोड़े से गलत भावनाएं इसमें लिखी हैं ताकि मैं उसको विलन समझूं। किसको? फीबी को। तो उसको लगता है कि ये लेटर सिल्वियस खुद लिख कर आया है। सिल्वियस कहता है नो, नहीं नहीं, आई प्रोटेस्ट, मैंने नहीं लिखा है ये लेटर, मैं विरोध करता हूँ इस बात का। कौन सी बात का? कि आप जो कह रहे हैं ना कि मैंने ये लेटर लिखा है खुद, तो मैं विरोध करता हूँ इस बात का कि मैंने ये लेटर नहीं लिखा है। आई नो नॉट द कंटेंट्स, मैं सारे विषय वस्तु, मैं सारी जो जितनी भी सामग्री इसमें लिखी हुई है, विषय वस्तु है, उसके बारे में मैं नहीं जानता। फीबी डिड राइट इट, बल्कि क्योंकि क्यों नहीं जानता, क्योंकि फीबी ने खुद इस लेटर को लिखा है। आगे उस बात को कहता है कि रोजालिंड, रोजालिंड कम कम, यू आर ए फूल, तुम एक मूर्ख हो, है ना। तो रोजालिंड कहती है ठीक है, आ जाओ तुम एक मूर्ख हो। एंड टर्न इन टू द एक्सट्रीमली ऑफ लव, और तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार हो गया है उससे। आई सॉ हर हैंड, मैंने उसके हाथ देखे थे। शी हैज ए लेदन, लेदन का मतलब वही चमड़ा। शी हैज ए लेदन हैंड, उसके हाथ इस तरह से चमड़े के जैसे हाथ हैं। ए फ्री स्टोन कलर्ड हैंड, एक इस तरह के स्टोन, जो कि फ्री स्टोन क्या होता है? सैंड स्टोन, मिट्टी, मिट्टी नहीं होती क्या, मिट्टी के कलर जैसे। तो उसके हाथ ऐसे हैं जैसे कि कोई मिट्टी का कलर हो। तो फ्री स्टोन को आप सैंड स्टोन कर लीजिए, मतलब काटना नहीं है, उसका मीनिंग मैं बता रहा हूँ आपको। उसके ऐसे लगते हैं हाथ जैसे कि कोई मिट्टी के हाथ है, मिट्टी के पत्थरों के बने हुए हाथ हैं। आई वेरीली, वेरीली मतलब ट्रूली, मैं सच एक बात कहता हूँ, आई वेरीली डिड थिंक, मैंने सच में ये बात सोची थी, दैट हर ओल्ड ग्लव्स वर ऑन, कि शायद उसने कोई फटे पुराने ग्लव्स पहन रखे हैं। उसके हाथों की हालत ऐसी थी कि उसके हाथों में क्रैम्प, मतलब थोड़े क्रैक्स वगैरह आ रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा था कि उसने शायद किसी तरह के कोई ग्लव्स पहन रखे, लेकिन अब मुझे पता लग रहा है कि ये तो उसके हाथ ही थे जो इतने फटे पुराने थे। बट इट वॉज हर हैंड्स, ये तो उसके हाथ ही थे। शी हैज ए हसवाइफ, हसवाइफ का मतलब होता है हाउस वाइफ, कि वो एक हाउस वाइफ है। शी हैज ए हाउस वाइफ हैंड, उसके जो हाथ है ना, एक घरेलू औरत के जैसे हाथ हैं, एक हाउस वाइफ के हाथ हैं। बट लेकिन दैट इज नो मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई से शी नेवर डिड इन्वेंट दिस लेटर, मैं कहता हूँ वो कभी इस लेटर को इन्वेंट नहीं कर सकती। इन्वेंट मतलब राइट, यानी वो कभी भी इस लेटर को लिख नहीं सकती है, क्योंकि एक औरत कभी इस लेटर को नहीं लिख सकती, इस तरह के लेटर को। ऐसा शक हो रहा है रोजालैंड को, तो इसीलिए वो कहता है कि शी नेवर डिड इन्वेंट दिस लेटर, मुझे उम्मीद है कि उसने कभी ये लेटर नहीं लिखा होगा। दिस इज ए मैन इन्वेंशन एंड हिज हैंड, ये तो एक आदमी की खुरा बात है, ये कि आदमी ने लिखा होगा ये लेटर, और शायद ये तुम्हारे हाथों ने लिखा है। इसका मतलब ये लेटर फीबी ने नहीं लिखा है, ये लेटर तुमने ही लिखा है। उसको ऐसा शक हो रहा है सिल्वियस के ऊपर। सिल्वियस कहता है श्योर इट इज हर्स, कि अरे भाई विश्वास करो, इट इज हर्स, ये उसी की राइटिंग है, मैंने नहीं लिखा है लेटर, ये तो उसने खुद ने लिखा है। तो रोजालैंड कहती है वाई, क्यों? इट इज ए बॉयस्ट्रस, इट इज मतलब ये जो लेटर है ये बॉयस्ट्रस, एक बड़बोलापन वाला लेटर है। बॉयस्ट्रस मतलब बड़बोला। ये लेटर इस तरह से है जैसे कि कोई बड़बोला व्यक्ति बोलता रहता है ना अपनी बातों को, तो इसमें बहुत ज्यादा बातें बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई है। एंड क्रूअल स्टाइल, बहुत ही स्टाइल इसकी क्रूअल है। ए स्टाइल फॉर चैलेंजर्स, इसमें तो इस तरह की स्टाइल लिखी गई है जैसे कि आप किसी को चैलेंज कर रहे हो, किसी को चुनौती दे रहे हो। वाई शी डिफाइज मी, वो मुझे चुनौती क्यों देती है? डिफाइज का मतलब चुनौती देना। वो मुझे क्यों चुनौती देती है ये बताओ। लाइक टर्क, टर्क का मतलब कोई टर्की आदमी, कोई तुर्की, तुर्की, वो मुझे चुनौती देती है किसकी तरह? एक तुर्की की तरह। अब आपको क्वेश्चन बनेगा कि रोजेलैंड को लगता है कि फीबी उसको चुनौती देती है किसकी तरह? लाइक तुर्की की तरह, लाइक चाइनीज की तरह, लाइक अमेरिकन की तरह। तो ध्यान देना इस तरह की चीज को, या इजिप्टियन की तरह। तो उसको ऐसे देती है जैसे कि कोई वो तुर्की हो और टू क्रिश्चियन, और वो किसी क्रिश्चियन को क्या दे रही है? एक धमकी दे रही है इस तरह की चीजों की। तो इसको ऐसा शक हो रहा है, ठीक है। इस बात को वो आगे बढ़ाता है और कहता है ट्रक ट्रक जो क्वेश्चन, वुमेन्स जेंटल ब्रेन, जो औरतों का जो अच्छा दिमाग होता है, कुड नॉट ड्रॉप फोर्थ, वो अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल सकता। ड्रॉप फोर्थ मतलब निकालना, है ना, कि वो अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल सकता। सच जाइंट रूड इन्वेंशन, इस तरह की बातें जो कि बेहूदगी से भरी हुई हैं, यानी बदतमीजियों से भरी हुई हैं, है ना। सच एटियोप, है ना, कुछ जो एटियोप मतलब कह सकते हैं काले, काले, और वर्ड मतलब शब्द, कुछ इस तरह के शब्द, कुछ इस तरह के घिनौने शब्द,
ब्लैकर इन द इफेक्ट, जो कि काले से भी और ज्यादा काले हैं, यानी घिनौने से भी और ज्यादा घिनौने शब्द हैं जो कि इसमें लिखे गए हैं। देन इन देयर काउंटेनेंस, और इसका जो तुलना करी है उसने उसके चेहरे से, कि मतलब जितना उसका चेहरा बुरा है ना, उससे ज्यादा उसने बुरे शब्द यहाँ पर लिखे हैं, है ना। विल यू हियर द लेटर, क्या तुम लेटर को सुनना चाहोगे, ऐसा वो इससे कह देता है। तो सीधी सी बात है, आपको क्या लगता है सिल्वियस मना करेगा? सिल्वियस कहेगा हाँ हाँ सुना दो। सो प्लीज यू, बिल्कुल सुनना चाहूंगा अगर आप सुनाना चाहोगे तो। आई नेवर हियर इट येट, मैंने इस लेटर को पहले देखा भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है। अब देखो फिर क्लैरिफाई कर रहा है कि भाई मैंने ये लेटर नहीं लिखा है। तो वो क्या बोलता है? फोर, क्योंकि आई नेवर हियर इट येट, मैंने इस लेटर को पढ़ा नहीं है ना। ए स्टाइल फॉर चैलेंजर्स, आई येट, येट हालांकि, हियर सुना है, टू मच बहुत ज्यादा, ऑफ फीबीज क्रुएल्टी, फीबी की क्रुएल्टी के बारे में। क्यों? क्योंकि वो उस समय बात तो कर ही रही थी कि मैं ऐसा लिखूंगी, मैं वैसा लिखूंगी, और ऐसा कहते कहते वो इस बात को लिख देती है। तो उसको लगा कि शायद उसने लेटर में बहुत बुरी बातें लिखी होंगी, लेकिन अब उसको पता लगेगा कि एक्चुअल में उसकी प्रेमिका उसको चीट कर रही है। तो रोजालिंड कहती है, यानी गैनीमेड के वेश में, शी फीप्स मी, वो मुझे फीप्स करती है। फीप्स का मतलब, नाम तो उसका फीबी है ही है, कि भाई उसका जो स्टाइल है ना फीबी का, उसी स्टाइल में उसने मुझे लिखा है। तो उस फीब्स जो वर्ड आता है ना, वो फीबी के स्टाइल को दिखाएगा, है ना। ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है इंग्लिश में फीब्स। तो उसने उसी स्टाइल में लिखा है जो उसका खुद का स्टाइल है। तो शी फीप्स मी, यानी उसने मुझे फीबी के स्टाइल में ही लिखा है। मार्क हाउ द टायरेंट राइट्स, जरा सुनो इस बात को, रीड यानी पढ़ो इस बात को, कि भाई वो जो तानाशाह लड़की है वो क्या लिखती है इसमें। तो रीड तो पढ़ता है उसको, है ना। तो लिखती है, आर्ट दाओ गॉड टू शेपर्ड टर्न, कि आर्ट दाओ, कि क्या तुम भगवान हो, टू शेपर्ड टर्न, जो गडरिये के रूप में मेरे सामने आए हो, दैट ए मेडन हर्ट हैथ बर्न, जिसने एक मेडन, एक लड़की का क्या कर दिया है, दिल जला दिया है। क्या तुम भगवान हो क्या कोई, है जो जिसने एक लड़की का दिल जला दिया है। कैन ए विमन रेल दस, क्या एक जो औरत होती है फटकार फटकार सकती है इस तरह से, मतलब एक औरत को फटकारा जा सकता है इस तरह से, जिस तरह से तुमने मुझे किया। सिल्वियस कहता है, कॉल्स यू दिस रेलिंग, कि तुम इसको डांट बोलती हो, कि मतलब वो तो कितने प्यार से बात कर रही है और तुम इसको डांट कहते हो, ये तो डांट है ही नहीं है, उसने तो बेवकूफ बना दिया, मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि बेवकूफ बना के उसने मुझे यहाँ पर भेज दिया। तो रोजालिन कहती है, वाई क्यों, दाई गॉड हेड का मतलब वर्च्यू, तुम्हारी जो अच्छाई है, लेड अपार्ट, तुम्हारी जो अच्छाई है वो क्या कर रही है, एक तरफ रखो, तुम्हारी अच्छाइयों को एक तरफ रखकर, वारस, वारस का मतलब सताना, तो वो तुम्हारी अच्छाइयों को एक तरफ रखकर सता रही है, दाओ विद अ विमेन्स हर्ट, एक औरत के दिल के माध्यम से। डिड यू एवर हियर सच रेलिंग, क्या तुमने कभी इस तरह की फटकारें सुनी है क्या? तो वाइल्स, जब तक कि, द आईज ऑफ ए मैन, एक आदमी की आंख, डिड वू, व्यू मतलब शादी के लिए मनाना, जब तक कि एक आदमी की आंख मुझे शादी के लिए मनाए, दैट कुड डू नो वेंजियनस टू मी, है ना। तो वेंजियनस का मतलब क्या होता है दोस्तों, नुकसान पहुंचाना, जब तक कि मुझे क्या ना पहुंचाया जाए, नुकसान ना पहुंचाया जाए। मीनिंग मी ए बीस्ट, इसका मतलब तो ये है कि वो मुझे जानवर समझ रही है। इस बात को कौन कह रही है? रोजालिंड कह रही है ना। इसका मतलब कि वो मुझे क्या समझ रही है, कोई जानवर समझ रही है, कोई बीस्ट, बीस्ट मतलब क्या होता है, पशु। ये वो मुझे कोई पशु समझ रही है, कोई इंसान नहीं समझ रही है, क्योंकि मैंने हरकत इस तरह की करी है उसके अनुसार। वहां जाकर मैंने उसको काफी डांटा है, काफी स्कॉन मैंने उसको किया है, स्कोल्ड किया है, तो उसको लगता है कि मैं कोई जानवर हूँ, कोई पशु हूँ। इफ, यदि, द स्कॉन, वो नफरत, ऑफ योर ब्राइट आइन, आइन का मतलब आंख, यदि वो नफरत जो कि तुम्हारी चमकीली आंखों की हैव पावर, उसमें इतनी शक्ति है, टू रेज सच लव इन माइंड, कि वो रेज कर सके, वो बढ़ा सके, पैदा कर सके प्यार मेरी आंखों में। अलास, सॉरी अलाक, अलाक का मतलब वही अलास, हाय हाय, इन मी, मुझ में, व्हाट स्ट्रेंज इफेक्ट, कितना अजीब यहाँ पर प्रभाव आ रहा है। वुड दे वर्क, क्या वो करेगी, इन माइल्ड एस्पेक्ट, इस चीज को नम्र लहजे में, है, क्या वो इसको एक विनम्र लहजे में इसको दिखाएगी वो चीज को। वाइल्स यू चिड़ मी, जबकि तुमने मुझे फटकारा था। अब कितनी गजब गजब बात यहाँ पर की जा रही है कि नहीं। तो इसको समझने की कोशिश करो कि ये लेटर है जिसको रोजालिंड पढ़ती जा रही है गैनीमेड के वेश में, और सिल्वियस को सुना रही है, साथ साथ सीलिया भी सुनी रही है इस चीज को। आगे वो कहती है, आई डिड लव, मैं तुमसे प्यार कर रही थी। हाउ देन माइट योर प्रेयर्स मूव, क्या होगा मेरा अब जब अगर तुम प्यार का इजहार करोगे क्या होगा। तो ही, वो व्यक्ति, दैट जो कि, ब्रिंग्स लेकर आता है, दिस लव, इस प्यार को, लव को मतलब है यहाँ पर लव लेटर से, वो व्यक्ति जो कि लेकर आया है इस लव लेटर को, टू यू, तुम्हारे पास, कौन लेकर आया दोस्तों, वो लेकर आया सिल्वियस, है ना।
तो वो व्यक्ति जो तुम्हारे पास इस लेटर को लेकर आया है, लिटिल नोज, बहुत कम जानता है वो, दिस लव इन मी, मेरे इस मन के प्रेम के बारे में, जो मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना, वो व्यक्ति मेरे प्यार के बारे में नहीं जानता कि मैं तुमसे कितना प्यार करने लगी हूँ। एंड बाय हिम सील अप दाय माइंड, और बाय हिम, उसी के माध्यम से, सील करके एक लेटर को तुम लिख देना, दाय माइंड, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है मेरे प्रेम के प्रति, है ना। तो कहने का मतलब मैंने तुमको लेटर लिखा है, और जो व्यक्ति लेटर लेकर तुम्हारे पास आया है, यानी सिल्वियस लेकर आया है, उसी के हाथों तुम इसका उत्तर भेज देना सील करके, ताकि वो उसको मतलब वो पढ़ ना सके, इसलिए लिख रही है सील करके भेजना, ताकि वो रास्ते में उसको पढ़ ना ले। ठीक है ना। आगे वो कहती है कि भाई सील तो करवा दिया उसने लेटर को, कि वेदर दैट दाय यूथ एंड काइंड विल फेथफुल ऑफर टेक ऑफ मी एंड ऑल दैट आई कैन मेक। कहने का मतलब कि भाई तुम्हारे मन के जितने भी विचार हैं, तुम्हारे मन में जितनी भी दयालु भावनाएं हैं मेरे प्रति, मेरे इस प्यार के प्रति जो मैं तुमको ऑफर कर रही हूँ, तो मुझे उसको बता देना तुम लिख कर उस लेटर में। और एल्स अदरवाइज, और एल्स मतलब अदरवाइज, नहीं तो बाय हिम, उसी आदमी के हाथों, माई लव, मेरे प्रेम को डिनाई कर देना, मना कर देना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। एंड देन आई विल स्टडी हाउ टू डाई, और फिर मैं नए रास्ते खोजूंगी कि आखिर मैं कैसे मरूं, क्योंकि भाई तुम तो मेरे प्यार को स्वीकार करोगे नहीं, अब जब करोगे नहीं तो मैं जिंदा रह के करूंगी क्या, तो तुम मेरे प्यार को मना कर दोगे, और फिर मैं नए तरीके खोजूंगी कि आखिर मुझे कैसे मरना है। सिल्वियस कहता है, कॉल यू दिस चाइडिंग, क्या तुम इसको फटकार कहते हो, हैं, मुझे बोला कि फटकार करूंगी, तू इस लेटर को लेके चला जाना, और मेरे साथ ही चीट कर रही है, इस लेटर को फटकार कह सकता है कोई? कोई नहीं कह सकता। सीलिया कहती है, अलास, अरे बेचारा पुअर शेपर्ड, ये बेचारा गडरिया। तो रोजालिंड क्या कहती है, डू यू पिटी हिम, क्या तुम दया कर रही हो क्या इस पर, इस किस पर, सिल्वियस पर, क्या तुम दया कर रही हो इस पर ना। नो, ही डिजर्व नो पिटी, इस पर कोई दया करने की जरूरत नहीं है। विल्ट दाओ मतलब विल दाओ, विल यू, है ना। तो विल यू लव सच ए विमन, क्या तुम इस तरह की औरत को प्यार करोगे कभी, हैं, जो तुम्हारे ऊपर ही चीट कर रही है, तुम उससे इतना प्यार करते हो, क्या तुम इस तरह की औरत को कभी पसंद करोगे। तो आगे वो कहती है, व्हाट टू मेक दी, यानी यू एंड इंस्ट्रूमेंट, कि यार उसने तो क्या करा, तुम्हारे साथ ही क्या करा, उसने तो तुमको इंस्ट्रूमेंट बना दिया, तुमको ही माध्यम बना दिया, कि मतलब प्यार तुमसे करना नहीं है, तुम उससे प्यार करते हो, और तुम्हारे माध्यम से अपने अपने लव लेटर को बुला भेज रही है वो। तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, मीडियम, माध्यम, कि उसने तो क्या बना दिया, तुमको इंस्ट्रूमेंट बना दिया भाई। एंड प्ले ए फॉल्स स्ट्रेंस अपॉन दी, और उसने क्या करा, एक गलत तरह की ट्रिक तुम्हारे साथ खेली, नॉट टू बी एंड्योर्ड, जिसको कि सहन नहीं किया जाना चाहिए, बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। वी विल गो योर वे टू हर, हम चलेंगे, वी विल, हाँ हाँ हाँ, वेल, ठीक है, गो योर वे टू हर, अब तुम एक काम करो, अपने रास्ते चले जाओ उसके पास। फोर, क्योंकि आई सी लव, मैं देख रही हूँ, कि आई सी, मैं देखती हूँ, या फिर क्या बोलेगी, देखता हूँ, मैं देखता हूँ, कि लव हैथ मेड दी नेम स्नेक, कि लव ने, प्यार ने तुम्हें बना दिया है एक टेम स्नेक, टेम का मतलब क्या होता है, पालतू, और स्नेक का मतलब सांप, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ इस चीज को, कि प्यार की वजह से तुम एक पालतू सांप बन गए हो, यानी आज तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है इस दुनिया में रहने की, और तुम यहाँ पर रह तो रहे हो लेकिन। एंड इसके अलावा, से कहो, दिस, इस चीज को, टू हर, उस लड़की को जाकर, दैट इफ शी लव्स मी, यदि वो मुझसे प्यार करती है, आई चार्ज हर, तो मैं उसको आदेश देता हूँ, टू लव दी, कि वो तुमसे प्यार करे, है ना। तो अपने आदेश को पालन करवाने की सोच रहा है, लेकिन वो करेगी क्या, वो तो समय आने पर पता लगेगा। इफ शी विल नॉट, यदि वो मेरी इस आज्ञा का पालन नहीं करती है, आई विल नेवर हैव अनलेस दाउ एंट्रीड फॉर हर, एंट्रीड मतलब प्रार्थना करना, तो आई विल, मैं नहीं, आई विल नेवर, मैं कभी नहीं करूंगा, हैव द अनलेस दाउ एंट्रीड फॉर हर, उसके लिए किसी भी तरह की कोई प्रार्थना। तो कुल मिलाकर वो अगर मुझसे प्यार करती है, मेरी इज्जत करती है, तो मैं आदेश देता हूँ उसको कि भाई वो तुमसे प्यार करे, है ना, इस चीज को समझे आप। इफ यू बी ए ट्रू लवर, यदि तुम एक सच्चे प्रेमी हो, हैंस, तो यहाँ से चले जाओ। एंड नॉट ए वर्ड, एक शब्द भी मत बोलो यहाँ पर। फोर, क्योंकि हेयर कम्स मोर कंपनी, यहाँ पर कोई और भी आ रहा है। और इस तरह से सिल्वियस एग्जिट हो जाता है, और एंटर करता है आपके ओलिवर। अब आपके पूछेगा, ओलिवर जंगल में पहली बार कौन से सीन में दिखाई देता है दोस्तों, तो पहली बार वो दिखाई देता है एक्ट 4 सीन 3 में, ठीक है ना। ओलिवर क्या कहता है, अब होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा कहानी बता देता हूँ कि ओलिवर यहाँ पर क्या करने आया है।
आपको पता है कि ड्यूक फ्रेडरिक ने आदेश दिया है कि अपने भाई को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लेके आओ मेरे सामने। क्यों आदेश दिया है? क्योंकि उसको लगता है कि उसने रोजालिंड और सीलिया को भगा लिया। एक्चुअली में रोजालिंड से तो उसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सीलिया से तो लेना देना है, वो तो उसकी खुद की बेटी है। तो उसको लगता है कि उसने उसको भगा दिया, तो उसको लेकर आओ, इसलिए उसको जंगल में भेज देता है कि पकड़ में ला, मुझे नहीं पता, तेरे भाई को ला, तेरे पास 12 महीने का टाइम है। तो वो आ जाता है। अब होता क्या है, मैं आपको आगे की कहानी बता रहा हूँ जो अब हम पढ़ने वाले हैं। ओवरव्यू दे दूंगा तो थोड़ा सा क्या समझ में आ जाएगी चीज। तो होता क्या है कि ओलिवर आ जाता है, जंगल में थक जाता है, थक के थोड़ा सा लेटने की कोशिश करता है, और वहां पर वो आराम से सो रहा होता है। तो थोड़ा सांप वगैरह वहां पर दिखाई देते हैं, और वहीं से जब उसका भाई सो रहा होता है ऑरलैंडो का, तो ऑरलैंडो का जब भाई ओलिवर सो रहा होता है, तो ऑरलैंडो देखता है दूर से खड़े होकर कि यार एक आदमी वहां पर सो रहा है, और वो सांप वगैरह वहां देखता है, और देखता है कि एक शेरनी जो कि भूखी है, क्योंकि उसके बच्चों ने उसका दूध पी लिया है, तो दूध पीने के बाद शेरनी को भूख लगती है ज्यादा। तो एक शेरनी जिसके बच्चों ने उसका दूध पी लिया है, और अब वो शिकार की तलाश में है, वो इंतजार कर रही है कि ओलिवर जग जाए, उसके बाद उसका शिकार करूं। ऐसा क्यों करती है शेरनी, इंतजार क्यों करती है, सोते हुए आदमी पर अटैक क्यों नहीं कर देती है? क्योंकि शेर की फितरत होती है दोस्तों, शेर कभी भी सोते हुए आदमी पर अटैक नहीं करता है। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई? आगे चलते हैं। तो अब वो क्या करता है कि जैसे ही और वो थोड़ा सा आसपास जो हलचल होती है उससे ओलिवर जग जाता है, और शेरनी उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करती है। जैसे अटैक करना स्टार्ट करती है, और लैंडो बीच में कूद जाता है, और उसके हाथ में थोड़े बहुत घाव हो जाते हैं। तो सीधी सी बात है, ऑरलैंडो जब यहाँ से गया था रोजालैंड के पास से, तो उसने कहा था कि मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। तो वो 2 घंटे में वापस नहीं आ पाया, वो जख्मी हो गया रास्ते में। तो उसने अपने भाई ओलिवर को, जो कि अब उसका भाई अच्छा भाई बन गया है, उसका बड़ा भाई जो है अच्छा बन चुका है, उसने अपने भाई ओलिवर को भेजा है रोजालैंड के पास कि जाओ उससे माफी मांग लेना मेरी ओर से कि मैंने अपना वादा निभा नहीं पाया, क्योंकि मेरे साथ इस तरह की हादसा हो गया है, और ये खून से सना हुआ रुमाल उसको दिखा देना, जिससे उसको लगेगा कि मैंने उसको धोखा नहीं दिया है। आई होप आपको पूरी कहानी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। यही कहानी आगे लिखी हुई है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। ओलिवर सबसे पहले क्या कहेगा? ओलिवर कहता है गुड मॉर्रो, यानी गुड मॉर्निंग, और फेयर वंस, गोरे युवक, है ना, तुम में से जो भी गोरा है ना उसके लिए गुड मॉर्निंग। प्रे यू, तुमसे प्रार्थना करता हूँ। इफ यू नो, यदि तुम जानते हो, वेयर इन द परलियस, परलियस का मतलब होता है आउटर एरिया, जो बाहरी छोर होता है ना जंगल का, क्या तुम जानते हो बाहरी छोर ऑफ दिस फॉरेस्ट, इस जंगल का, स्टैंड्स, जो कि इस जंगल में स्थित है ना? तो क्या तुम उस बाहरी छोर को जानते हो जो इस जंगल में स्थित है? एक्चुअल में इसने बाहरी छोर के बारे में क्यों पूछा है? क्योंकि इसको ऑरलैंडो ने ये बात बताई है कि वो जो उनकी कुटिया है ना रोजालैंड की, यानी गैनीमेड की, वो जंगल के बाहरी छोर पर है। तो तुम जाना वहां पर लोगों से पूछ लेना कि बाहरी छोर कहाँ स्थित है, इसलिए वो क्या पूछ रहा है, बाहरी छोर के बारे में। तो वो यही पूछता है, क्या इस जंगल में बाहरी छोर कहाँ स्थित है? ए शीप कोट, जहाँ पर एक शीप का, यानी भेड़ों का बाड़ा है, कोट का मतलब बाड़ा, यहाँ पर भेड़ों का बाड़ा है। फेंस, जो कि घिरा हुआ है, अबाउट विद ओलिव ट्रीज, ओलिव के पेड़ों से। अब क्या करती है सीलिया, उसको रास्ता दिखाती है। सीलिया कहती है वेस्ट ऑफ दिस प्लेस, की इस स्थान से जब तुम पश्चिम दिशा की ओर जाओगे ना, तो तुमको उनकी कुटिया मिल जाएगी। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ है उनकी कुटिया, जहां पर वो मिले थे उससे पश्चिम दिशा में उसकी कुटिया है ना? डाउन इन द नेबर बॉटम, तुम यहाँ से सीधे चले जाओ, है ना? नेबर बिल्कुल पड़ोस में ही है, एक बॉटम, एक घाटी, वैली, है ना? तो यहाँ पड़ोस में एक घाटी है, उससे थोड़ी यहाँ से नीचे उतर के जाओगे ना तो पड़ोस में एक घाटी है, उस घाटी में उनकी गुफा है, उन सॉरी उनकी वो झोपड़ी है। द रैंक ऑफ ओजियर्स, रैंक क्या होता है, यानी रो, एक कतार तुमको मिलेगी ऑफ ओजियर्स। ओजियर्स क्या होता है दोस्तों? तो ये एक तरह का क्या होता है दोस्तों, यूरेशियन विलो होता है। विलो मतलब WILLOW, एक तरह का एक वनस्पति होती है जो कि जंगलों में उगती है ना? आमतौर पर अब क्या होता है, इसका प्रयोग फर्नीचर बनाने में करते हैं, टोकरियां वगैरह बनाने में करते हैं, तो उसे कहते हैं ना। तो आप इस चीज को ध्यान रखना, ओजियर्स किसे कहते हैं। तो सीलिया उसको रास्ता दिखाती है कि इस दिशा से पश्चिम दिशा में चले जाओ, और वहां थोड़ा नीचे की तरफ चले जाओगे तो तुमको एक निचले स्तर पर घाटी दिखाई देगी, और वहां पर तुमको कुछ ओजियर्स के पेड़ दिखाई देंगे। और अगर हिंदी में लिखना चाहो तो बिलो लिख लो, मतलब हिंदी में, मतलब इंग्लिश में लिखो WILLOW, और यानी बिलो के पेड़ कह सकते हैं अपन। तो मैंने इसको बता भी दिया है आपको ये क्या मामला है इसका, है ना? तो आप जाओगे तो वहां पर आपको एक इस तरह से पेड़ों की रैंक मिलेगी, यानी पेड़ों की कतार मिलेगी, बाय मरमरिंग स्ट्रीम। और वहां पर तुमको क्या मिलेगा, एक स्ट्रीम मिलेगा, यानी झरना मिलेगा। मरमरिंग का मतलब बहता हुआ, है ना? तो वहां तुमको एक बहता हुआ झरना मिलेगा, और उसके बाद वहां चले जाओगे तुम, और लेफ्ट, अब स्ट्रीम लेफ्ट ऑन योर राइट, है ना? तो बाई तरफ है वो तुम्हारे दाएं हिस्से पे, है ना? हैंड ब्रिंग्स यू टू, और अगर तुम वहां जाओगे
टू द प्लेस, उस स्थान पर, तो तुमको ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये पूरा के पूरा उसको एक तरीका वो बता देती है कि भाई वहां वहां ऐसे ऐसे तुमको जाना है और तुमको वो झोपड़ी मिल जाएगी। बट लेकिन एट दिस आवर, इस समय तो द हाउस डथ कीप इटसेल्फ, कि हाउस ने अपना ध्यान खुद रख रखा है। इसका मतलब इस समय घर पर कोई मौजूद नहीं है उसका ध्यान रखने के लिए। इस समय तो घर ने अपने आप को खुद संभाला हुआ है, घर पर तुम्हें कोई मिलेगा नहीं। देयर नन विद इन, क्योंकि इस समय घर में कोई भी मौजूद नहीं है। तो ओलिवर कहता है इफ दैट, यदि ऐसा है, एन आई, कि कोई आंख, मे प्रॉफिट, फायदा उठा सकती है, बाय ए टंग, एक जवान का, कि भाई यदि ऐसा है कि एक आंख फायदा उठा सकती है जवान का, देन शुड आई नो, तो मैं जान गया हूँ, यू, तुम लोगों को, बाय डिस्क्रिप्शन, तुम्हारे इस डिस्क्रिप्शन से, तुम्हारे इस पहनावे से, सच गारमेंट्स, जो कि तुमने कुछ कपड़े पहन रखे हैं ना इस तरह के कपड़े, मैं इस तरह से तुमको जान गया हूँ। एंड सच ईयर्स, और तुम्हारी उम्र को देखकर, कि मतलब तुम ही हो वो लोग। द बॉय इज फेयर, उसने बताया था मुझे कि लड़का जो है वो तो रंग, गोरे रंग का है। लड़का कौन? रोजालिंड यानी गैनीमीड। तो लड़के का कलर गोरा है और फीमेल फेवर, और उसके जो फेवर है, उसके जो फीचर हैं, वो कैसे हैं? औरतों के जैसे दिखाई देते हैं। तो लड़का गोरा है, उसके फीचर औरतों के जैसे दिखाई देते हैं। एंड बेस्टोज, बेस्टोज मतलब उसका जो बिहेव है, हिमसेल्फ लाइक ए राइप सिस्टर, एक राइप मतलब बड़ी, पकी हुई, तो राइप का मतलब पकी हुई तो बोलेंगे नहीं यहाँ पर, यानी एल्डर। और उसका जो व्यवहार है ऐसा है जैसे कि कोई बड़ी बहन हो वो उसकी। किसकी? छोटी बहन की, यानी कौन की? एलियाना की। तो उसने बताया था मुझे इस बारे में, वो कहता है कि ऑरलैंडो ने मुझे बताया था कि तुम जाओगे तो तुमको मिलेगा, एक लड़का मिलेगा। लड़का लंबाई में थोड़ा सा बड़ा होगा, उसका रंग थोड़ा सा गोरा होगा, और वो अपनी छोटी बहन का ध्यान इस तरह से रखेगा जैसे कि वो उसकी बड़ी बहन है, क्योंकि वो दिखता भी थोड़ा सा क्या है, लड़की जैसा है। द विमेन लो, और जो औरत छोटी होगी, लो मतलब छोटी, जिस औरत की लंबाई छोटी होगी, एंड ब्राउनर देन हर ब्रदर, और वो उसके भाई की तुलना में कम गोरी होगी, यानी ब्राउनर होगी, यानी थोड़ी सी सांवली होगी, भूरी होगी। तो वो तो लड़की के वेश में ही है एलियाना। तो वो जो बहन है वो थोड़ी कम गोरी है और भाई ज्यादा गोरा है। आर नॉट यू द ओनर ऑफ द हाउस, क्या तुम उस घर के मालिक नहीं हो? आई डिड इंक्वायर फॉर, जिसके बारे में मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। तो सीलिया कहती है इट इज नो बोस्ट, इसमें कोई भी शेखी मारने जैसी बात नहीं है। बोस्टिंग करना क्या होता है दोस्तों? शेखी मारना। इसमें कोई शेखी मारने वाली बात नहीं है। बीइंग आस्क्ड, पूछे जाने पर, यानी जब भी कोई आदमी पूछे तो इसमें कोई शेखी मारने की बात नहीं है। टू से, ये कहना कि वी आर, कि हाँ हम ही उस घर के क्या हैं? मालिक हैं। तो ओलिवर कहता है ऑरलैंडो डॉट कमेंड हिम, तो ऑरलैंडो ने कमेंड किया है, ऑरलैंडो ऑरलैंडो ने एक मैसेज भेजा है, संदेश भेजा है, हिम, टू यू बोथ, तुम दोनों के लिए, है ना। तो ऑरलैंडो ने कमेंड हिम, खुद ने, यानी ऑरलैंडो ने खुद ने एक संदेश भेजा है, टू यू बोथ, तुम दोनों के लिए, एंड टू दैट यूथ, और उस युवक के लिए, ही कॉल्स हिज रोजालिंड, जिसको कि वो अपनी रोजालिंड बुलाता है, यानी कौन दोस्तों? गैनीमेड। ही सेंड्स दिस ब्लडी नैपकिन, उसने एक खून से सना हुआ नैपकिन तुम्हारे लिए भेजा है। आर यू ही, क्या तुम ही हो क्या वो व्यक्ति जिसके लिए उसने ये बात कही है? तो रोजालिंड कहती है आई एम, हाँ मैं ही हूँ। वॉट मस्ट बी अंडरस्टैंड बाय दिस, अब मुझे इससे क्या समझना चाहिए? ओलिवर कहता है शेम ऑफ, सम ऑफ माई शेम, तुम्हें एक तरह से कुछ मुझ पर थोड़ी शर्म आनी चाहिए। कैसे? कि भाई एक तरह से मुझ पे ही शर्म आनी चाहिए इस बात को, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे काम किए अपने भाई के साथ, तो मुझे वो शर्म आती है इन सब चीजों को देखकर। इफ यू विल नो ऑफ मी, यदि तुम मेरे बारे में जान जाओगी, व्हाट मैन आई एम, कि आखिर मैं कैसा आदमी हूँ, एंड हाउ, और मैं कैसा आदमी हूँ, एंड वाई, मैं क्यों हूँ, एंड वेयर, कहाँ हूँ, देयर हैंकरचीफ वाज स्टेन्ड, कि ये खून से सना था ना ये रुमाल। तो तुम्हें अगर इस चीज के बारे में जान जाओगी तो तुम्हें बड़ा ही बुरा लगेगा। सीलिया कहती है आई प्रे यू, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, टेल इट, बताओ हमको ये क्या मामला है जो तुम कह रहे हो, राम कहानी जो तुम सुना रहे हो, एक्चुअल में मामला है क्या इसका? ओलिवर कहता है व्हेन लास्ट द यंग ऑरलैंडो पार्टेड फ्रॉम यू, जब ये वो ऑरलैंडो है अंतिम समय में तुमसे, अंतिम मतलब जब तुमसे लास्ट में मिला था वो, अंतिम बार मिला था अभी तक, तो जब तो उसने तुमसे पार्टेड फ्रॉम यानी विदा ली थी, है ना, जब उसने तुमसे विदा ली थी, ही लेफ्ट ए प्रॉमिस, तो उसने एक वादा किया था तुमसे, टू रिटर्न अगेन, कि वो वापस आएगा, विद इन एन आवर, एक घंटे के अंदर, एंड पेसिंग थ्रू द फॉरेस्ट, पेसिंग मतलब चलते हुए, और जब वो जंगल से होकर जा रहा था, चुइंग द फूड ऑफ स्वीट, चबाते हुए, च्युइंग का मतलब चबाते हुए, द फूड, उस खाने को, ऑफ स्वीट एंड बिटर फैंसी, जो कि उसके कल्पना में कुछ मीठापन और कुछ कड़वापन लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब जब वो यहाँ से जा रहा था तो कुछ अपनी मीठी यादों के सारे और कुछ अपनी कड़वी यादों को दिमाग में सोच रहा था। लो, लो का मतलब लुक, जरा देखो, व्हाट बिफेल, तो व्हाट बिफेल मतलब व्हाट हैपेंड, आखिर देखो क्या हुआ। ही थ्रू हिज आई साइड असाइड, उसकी नजर एक समय एक जगह पड़ी, एंड मार्क व्हाट ऑब्जेक्ट डिड प्रेजेंट इटसेल्फ, और उसकी आंखों ने क्या देखा,
अंडर एन ओक ट्री, उसकी आंखों ने देखा कि एक ओक ट्री के नीचे, एक ओल्ड ओक ट्री के नीचे, हुज बोज, जिसकी शाखाएं वर मोस्ड, काई, काई से युक्त हो चुकी थी। यानी उसने देखा कि एक बूढ़ा पेड़ है और एक ओल्ड ओक ट्री है जिसकी शाखाओं पर काई जम चुकी है, विद एज, वो भी उसकी उम्र के कारण। किसकी उम्र के कारण? पेड़ की उम्र के कारण। यानी पेड़ बहुत बूढ़ा हो चुका है और इतना बूढ़ा हो चुका है कि उसकी स्किन के ऊपर क्या जम चुकी है? काई जम चुकी है। एंड हाई टॉप, और टॉप मतलब परतें, और बाल्ड मतलब सूखी, उसकी जो परतें हैं बिल्कुल सूखी हुई, ड्राई, सूखी हुई हैं। एंटीक्विटी, ए रेचेड रैग। एंटीक्विटी मतलब, एंटीक्विटी तो आप जानते होंगे, लड़के लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे एंटीक्विटी को। एंटीक्विटी एक लिक्विड का नाम है, एक दारू का नाम है। अब दारू है, विस्की है, स्कॉच है, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इसका नाम जरूर है। नीली 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 सी बोतल आती है उसकी। तो मैं आगे आपको बता रहा था कि उस पेड़ की जो पत्तियां हैं बिल्कुल सूखी हो गई हैं, एंटीक्विटी, उसके बुढ़ापे के कारण। तो समझ लीजिए एंटीक्विटी का मतलब क्या आएगा, ठीक है ना, काफी प्राचीन है ये। ए रेचड, जो कि एक बेचारा, रैग, थका, हाँ हाँ, ए रेचड, रेचड का मतलब होता है बेचारा, थका मांदा, एक बेचारा टायर्ड पर्सन। रैग्ड, जो कि रैग्ड मैन, जो कि फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे जिसने, यानी उसकी हालत बहुत ज्यादा टाइट थी। ओवर ग्रोन विद हेयर, जिसके बाल बहुत बड़े हुए थे, मतलब या तो उसने शेव वगैरह नहीं कर रखी, और जंगल में घूम रहा था, यहाँ कौन सा तुमको नाई मिलेगा, तो शेव वगैरह नहीं कर रखी, उसके बाल बहुत बड़े हुए थे। विद हेयर, है ना। ले, वो लेटा हुआ था, स्लीपिंग, सो रहा था, ऑन हिज बैक, अपने पीठ पे के सहारे। तो ये बता रहा है ओलिवर अपने बारे में कि भाई जब यहाँ से ऑरलैंडो तुमसे विदा लेकर गया था तो उसने रास्ते में एक आदमी को देखा था। एक्चुअल में वो आदमी खुद ही है, वो ओलिवर है ना, तो आगे पता लग जाएगा। तो उसने एक आदमी को देखा था जो सो रहा था, फटे पुराने कपड़े थे और उसकी दाढ़ी वगैरह बड़ी हुई थी, है ना, तो उसने देखा था उस चीज को। आगे वो कहता है कि अबाउट हिज नेक, उसके चारों ओर, किसके? उस आदमी के चारों ओर, एक ग्रीन एंड गिल्डेड, एक हरा और गिल्डेड, गिल्डेड का मतलब चमकता हुआ। एक एक तो वर्ड होता है दोस्तों ग्लाइडेड, एक होता है गिल्डेड। ग्लाइडेड का मतलब होता है सरकना, फिसलना। अगर आपने, कुछ लोग जो आपके कभी 11th 12th क्लास पढ़ाते हो या फिर कभी किताब आपने पढ़ी हो तो आपने वहां वर्ड पढ़ा होगा। एक चैप्टर है किंग टुट वाला, चैप्टर नंबर 3, 11th क्लास में, है ना। किंग टुट वाला, जिसमें टुट नाम का एक राजा होता है, वहां पे इस वर्ड को अच्छे से पढ़ेंगे। और दोनों वर्ड को पढ़ेंगे। जब आप भविष्य में लेक्चरर बन जाएंगे तो आपको ये चीजें मेरी याद आएंगी कि सर ने इस तरह से एक बार बात बताई थी। गिल्डेड और ग्लाइडेड का मतलब, तो ग्लाइडेड का मतलब सरकता हुआ, गिल्डेड का मतलब चमकता हुआ, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा था इस बारे में। तो एक ग्रीन एंड गिल्डेड स्नेक, एक हरा और चमकता हुआ सांप, हैड हैड रीथ्ड, रीथ का मतलब होता है लिपटा हुआ था, इटसेल्फ, उसके खुद के ऊपर, हु, विद हर हेड, और जिसका जो फण था ना, हेड मतलब फण, जो सांप का जो फण होता है, निम्बल, हिला रहा था वो, इन थ्रेड्स, डर के मारे, अप्रोच, वो सांप आगे बढ़ रहा था, द ओपनिंग ऑफ हिज माउथ, अपने फन को वो खोल रहा था। जानते हैं ना सांप कैसे फन को खोलता है, और जोरदार वो फन को निकाल लेता है अपने, है ना। तो वो आगे बढ़ रहा था, अपने फन को थोड़ा सा खोल रहा था। और आगे वो कहता है, बट लेकिन सडनली, अचानक से, सीइंग ऑरलैंडो, ऑरलैंडो ने देखा उसको, इट अनलिंक्ड इटसेल्फ, तो उसने ऑरलैंडो को देखा, तो उसने क्या करा, अपनी कुंडली खोल ली। अनलिंक मतलब एक तरह से पहले वो लिंक किया हुआ था, कुंडली मारे हुआ था, अब उसने अपने आप को ओपन कर लिया, यानी अनलिंक कर लिया। तो उसने अपनी कुंडली खोल ली, मतलब जो पहले घुर्राया हुआ था, घिरमराया हुआ सा था ना, यानी लपेटा हुआ था, अब वो क्या हो चुका है, थोड़ा खुल चुका है। तो उस सांप ने अपने आप को थोड़ा सा खोल लिया है, थोड़ा फण वगैरह फैला लिए हैं। एंड विद इंडेंटेड ग्लाइड्स, अब देखो यहाँ पर गिल्डेड नहीं है, यहाँ पर ग्लाइड आ गया। ग्लाइड का मतलब चलना, सरकता हुआ। और फिर धीरे धीरे अपनी इंडेंटेड ग्लाइड्स, यानी अपनी टेढ़ी मेढ़ी चाल, अपनी सर्पिलाकार चाल से चलता हुआ, डिड स्लिप, स्लिप मतलब वहां से चला गया, रिमूव हो गया, अवे इनटू ए बुश, और वहां से जाकर वो एक झाड़ी में चला गया। तो एक सांप का सबसे पहले यहाँ पर दिखावा हुआ कि एक सांप, सांप देखा, ऐसे था वैसे था, ये सारी बातें इसमें कर दी हैं। और लास्ट में वो सांप कहाँ है, जैसे ही उसने ऑरलैंडो को देखा तो वो वहां से सीधा पतली गली से नप लिया, आगे चला गया इनटू ए बुश, एक झाड़ी में, अंडर विच, जिस झाड़ी के अंदर, बुश शेड, ए लाइनस, एक शेरनी बैठी हुई थी, है ना। उस झाड़ी में एक शेरनी बैठी हुई थी, विद अडर्स, अडर्स मतलब स्तन, थन, जो शेरनी के जो निप्पल्स हैं, है ना, और जिसके जो थन है, आर ड्रोन डाई, बिल्कुल सूख चुके थे। अब सूख क्यों चुके थे दोस्तों? जब शेरनी के बच्चे दूध पियेंगे तो उसके निप्पल्स का दूध तो खत्म होएगा ही ना, तो भाई दूध तो सूखेगा ही, तो शेरनी को भूख लगेगी जब दूध सूख जाएगा तो वो शेरनी के दूध खत्म हो चुका था थनों में, इसलिए वो शिकार की फिराक में थी।
ले काउचिंग, और वो वहां पर लेटी हुई थी, हेड ऑन ग्राउंड, उसने अपना सिर, जो शेरनी ने अपना सिर बिल्कुल जमीन पर रखा हुआ था, विद कैट लाइक वॉच, और वो बिल्कुल ऐसे देख रही थी जैसे कि बिल्ली देखती है। आपको पता है ना, ये बिल्ली, शेर, ये चीता वगैरह सब कैट फैमिली की ही है, आपको अच्छी तरह से पता होगा। सबकी शक्ल एक जैसी दिखती है, बस थोड़ा सा आकार का फर्क है, थोड़ी बहुत धारियों का फर्क है, बाकी कैट फैमिली के माने जाते हैं ये, है ना। तो अगर आपकी कैट बड़ी हो जाए तो आपको शेर जैसी लगेगी देखने में, बिल्कुल बस वही है बस। कैट से आप डरते नहीं है, लेकिन वही कैट जब शेर के जैसे साइज में आ जाती है तो उसे डर लगने लगेगा। तो वो यही बोलता है कि भाई वो शेरनी वहां पर टिकी हुई थी, झाड़ियों में घात लगाए बैठी थी, और एक बिल्ली की तरह वो पर बैठी थी, नजर रखे हुई थी। when that the sleeping man should stir, stir का मतलब हिलना, थोड़ा सा मूवमेंट होना, और वो इंतजार कर रही थी कि ये जो सोया हुआ आदमी है बस थोड़ा सा मिल हिल जाए। मैंने आपको जब ओवरव्यू दिया था तब मैंने आपको ये बताया भी था कि शेर कभी भी सोते हुए इंसान पर वार नहीं करता, इसलिए वो इंतजार कर रही थी उसके जगने का, कि जैसे ही जगेगा मैं इसको पेल दूंगी, ढंग से लपेट दूंगी इसको। तो वो उसके हिलने का इंतजार कर रही थी, एक बार हिला और शेरनी टूट पड़ेगी उसके ऊपर। फोर, क्योंकि इट इज द रॉयल डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन का मतलब हैबिट, क्योंकि एक शाही आदत है, ऑफ दैट बीस्ट, उस पशु की, टू प्रे, शिकार करना, प्रे का मतलब शिकार करना, और नथिंग, किसी भी चीज पर नहीं, दैट डॉट सीम एज डेड, जो कि पहले से मरी हुई है। कहते हैं ना कि शेर कभी भी मरा हुआ मांस नहीं खाता, शेर हमेशा शिकार करके खाता है। लेकिन दोस्तों, सर्कस के शेर की हालत ऐसी हो जाती है, बेचारे को काट पीट के टुकड़े फेंकते हैं और वो खाता है उसको। अब मरता क्या ना करता, आदमी भूखा मरेगा तो सूखी रोटी भी अच्छी लगती है उसको। और वैसे 56 भोग में भी आदमी दिन नाटकबाजी करता रहता है, मम्मी आज ये नहीं करा, मम्मी आज वो नहीं करा, आज ये नहीं बनाया, आज मैं नमक कम, आज ज्यादा। लेकिन वही बच्चे जब रूम लेके रहते हैं ना, तो सुबह की रोटी छोड़ो, कल की बासी रोटी को भी अगले दिन तक खाते हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है, और वो भूख में वो चीज बहुत अच्छी भी लगती है। तो यहाँ ये कह रहा है कि भाई शेरनी की एक आदत होती है, वो कभी भी मरे हुए शिकार को खाती नहीं है, उसकी एक आदत होती है, वो हमेशा जिंदा शिकार खाती है, मारती है, खाती है, मेहनत करके, मेहनती है शेरनी, है ना। और वो इंतजार कर रही है उसके हिलने का। दिस सीन, ये देखकर, ऑरलैंडो डिड अप्रोच द मैन, और ऑरलैंडो उस आदमी की तरफ गया, एंड फाउंड, और उसने देखा, इट वाज हिज ब्रदर, ये तो उसका भाई है, हिज एल्डर ब्रदर, उसका बड़ा भाई है ये तो। अरे भाई वाह, उसको पता लग गया ये तो मेरा बड़ा भाई है, जिसको ये शेरनी पेलने वाली थी अभी। तो सीलिया कहती है, ओ आई हैव हियर्ड हिम स्पीक ऑफ द सेम ब्रदर, मैंने उसको इसी तरह के भाई के बारे में एक बार कहते हुए सुना है। एंड ही डिड रेंडर, उसने मुझे बताया था, रेंडर मतलब टेल, टोल, तो उसने मुझे बताया था, हिम, एक बार उसके बारे में, द मोस्ट अननेचुरल, कि मेरा भाई बहुत ही अननेचुरल है, बहुत ही अप्राकृतिक है, नहीं उसका स्वभाव बहुत ही गंदा है, दैट लिव्ड अमंगस्ट मैन, जो कि आदमियों के बीच में रहता है। तो ओलिवर कहता है, एंड वेल ही माइट सो डू, है ना, सो डू, कि हाँ उसने बिल्कुल सही बताया मेरे बारे में, मैं ऐसा ही था पहले। फॉर वेल आई नो ही वाज अननेचुरल, मैं वास्तव में पहले इतना ही बेरहम था। तो रोजालिंड कहती है, बट टू ऑरलैंडो, ऑरलैंडो को क्या हुआ? डिड ही लीव हिम देयर, क्या उसने उस सोते हुए आदमी को छोड़ दिया क्या वहां पर? फूड टू स्टक, फूड टू सक्ड, सक का मतलब वही चूसना, है ना। एंड हंग्री लायनेस, क्या उसने उस सोते हुए आदमी को छोड़ दिया ताकि वो शेर का खाना बन जाए, शेरनी का खाना बन जाए? तो ओलिवर कहता है, ट्वाइस, 2 बार, डिड ही टर्न हिज बैक, वो पीछे मुड़ा, यानी उसका मन हुआ एक बार तो 2 बार तो कि छोड़ दूं मेरे भाई को, मरने दो ससुरे को। लेकिन भाई तो भाई है ना, भाइयों के बीच लड़ाई कितनी हो जाए, बहुत ही कोई नाकारा भाई होंगे जो एक दूसरे की, जब कोई भाई बाहर पिट रहा होता है और वो बोलता नहीं है, बहुत ही नाकारा भाई होगा, वरना भाई का खून तो ऐसा होता है, चाहे घर में दोनों भाइयों की कितनी भी लड़ाई हो गई हो, कितनी मार पिटाई हो गई हो, लेकिन जब बाहर के लोग लड़ने आते हैं तो वो उसका साथ जरूर देता है, भले 2 चप्पल वो भी खा लेगा। तो वो कहता है ओलिवर, ट्वाइस, 2 बार उसने प्रयास किया कि वो वापस चला जाए, मतलब छोड़ दे मुझे ऐसी हालत में। एंड पर्पस्ड, और उसने इरादा किया, सो, इस तरह का, बट लेकिन, काइंडनेस, उसकी जो दया है, नोबल, बहुत ज्यादा श्रेष्ठ थी, उसकी जो दया बहुत ज्यादा श्रेष्ठ थी, एवर देन रिवेंज, बजाय किसके, बदले के, यानी उसके अंदर बदले की भावना थी, उससे ज्यादा उसकी काइंडनेस उसके ऊपर हावी थी, इसलिए उसने मुझे बचाने की सोची। एंड हिज नेचर, और उसका जो नेचर है ना, नेचर मतलब उसका जो नेचर है, उसकी जो धारणा है, उसका जो बिहेवियर है, स्ट्रोंगर, बहुत ज्यादा मजबूत है, देन हिज जस्ट ओकेजन, बजाय उसकी न्याय संगतता के, मतलब वो इतना न्याय प्रिय आदमी है कि हर तरीके से वो दूसरे की मदद करने की कोशिश ही करता है। और मेड हिम गिव बैटल टू लॉयनेस, उसने क्या किया, उसने, उसकी जो न्याय संगतता है ना, उसने मेड हिम मतलब फोर्स्ड हिम, उसने बाध्य किया उसके न्याय ने कि वो उससे क्या करे, शेरनी से बैटल करे, लड़ाई करे। हु, जो कि कौन, लॉयन, जो कि जो शेरनी है, हु क्विकली फेल बिफोर हिम, जल्दी से टूट पड़ी उसके ऊपर, मेरे भाई के ऊपर टूट पड़ी। इन विच, जिस लड़ाई के अंदर, इन विच हर्टलिंग, हर्टलिंग का मतलब इस फाइट के दौरान, फ्रॉम मिजरेबल स्लम्बर, मिजरेबल मतलब परेशानी से भरी हुई, स्लम्बर नींद, आई अवेक्ड आ गई और मैं जाग गया।
तो जब मैंने देखा कि मेरा भाई लड़ रहा है, उस समय मैं आराम से सो रहा था, और जैसे ही शेरनी के दहाड़ने की आवाज आई, थोड़ी सी दोनों की मार कुटाई की आवाज आई, तो अचानक मेरी नींद टूट गई। मेरी जो गहरी नींद है, मेरी जो परेशानी से, मैं जो थकावट से जो सो गया था ना, स्लम मिजरेबल मतलब कोई थका मांदा, परेशानी से भरी हुई, स्लम्बर मतलब नींद। मैं जो परेशानी के कारण सो गया था, अचानक मेरी नींद खुल गई उस सारी आवाज को सुनकर। तो सीलिया कहती है कि आर यू हिज ब्रदर, क्या तुम ही उसके भाई हो? हैं? तुम ही उसके भाई हो? रोजलैंड, वाज यू बी ही रेस्क्यूड, क्या तुम ही हो? हैं? तुम ही हो क्या वो जिसको उसने बचाया था? तुम ही हो वो भाई उसके? तो दोस्तों, भाई तो खैर हरामजादा है ही है ये, लेकिन चलो, ऑरलैंडो हमारे फिल्म का हीरो है, और वो तो अच्छे बिहेवियर को दिखाएगा ही, उसको तो अच्छा बिहेवियर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। आपने मैकबेथ पढ़ा होगा, मैकबेथ हीरो भी है, विलन भी है, लास्ट में आपको ऐसा थोड़ी दया की भावना आ गई होगी मैकबेथ पर, जब वो बिरनम्बुर जंसिन की पहाड़ियों पर पहुंच गया था, वो सारा आपको लगा होगा कि बेचारा मैकबेथ अब मर जाएगा है, लेकिन था तो वो भी एक नंबर का दुष्ट, है ना? तो आगे वो कहती है सीलिया, was you that did so oft contrive to kill him? contrive का मतलब षड्यंत्र रचना। क्या तुम ही हो वो भाई जिसने उसको मारने के लिए कई बार षड्यंत्र रचे हैं? ओलिवर, इट इज आई, हाँ मैं ही हूँ वो भाई। बट इट इज नॉट, लेकिन अब मैं वो वैसा भाई नहीं रहा पहला जैसा मैं था। आई डू नॉट शेम टू टेल यू, मुझे तुम्हें बताने में किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं आ रही है। वॉट आई वाज, कि आखिर मैं पहला कैसा हुआ करता था, पहले मैं कैसा हुआ करता था। सिंस माई कन्वर्जन, जब से मेरा बदलाव हुआ है, यानी जब से मेरा मन बदला है मेरे भाई के प्रति। सो स्वीटली टेस्ट, अब मेरा व्यवहार इतना मीठा हो गया है मेरे भाई के प्रति। बीइंग द थिंग आई एम, जितना कि मैं हूँ वास्तव में आज की तारीख में। तो अब मेरा व्यवहार मेरे भाई के प्रति बहुत अच्छा बदल चुका है। बट फॉर द ब्लडी नैपकिन, रोजालन कहती है, लेकिन अब इस बड़ी ब्लडी नैपकिन की कहानी बताओ, है ना? तो ओलिवर कहता है बाय एंड बाय, है ना? तो ओलिवर कहता है बाय एंड बाय, धीरे धीरे, व्हेन फ्रॉम द फर्स्ट टू लास्ट, शुरुआत से लेकर अंत तक, बिटवीन अस यानी बिटवीन अस टू, हम दोनों के, टीयर्स, आंसुओं ने, और रिकाउंटमेंट्स, हमारी जो कहानियां हैं, हैड मोस्ट काइंडिंग, बेद, बेद का मतलब भिगो देना, उसने, हमारी कहानियों ने सबको भिगो दिया है। एज, हाउ, कैसे, आई केम इन टू द डेजर्ट, कि मैं कैसे इस डेजर्ट प्लेस पे आया। इन ब्रीफ, संक्षेप में मैं तुमको बताता हूँ, ही लेड मी टू जेंटल ड्यूक, कि वो मुझे जेंटल ड्यूक के पास ले गया। हु गेव मी फ्रेश, कौन? मेरा भाई ओलिवर, सॉरी ऑर्लैंडो, किसके पास लेके गया? जेंटल ड्यूक। कौन है ये जेंटल ड्यूक? वही ड्यूक सीनियर, जिसको कि उसके छोटे भाई ड्यूक फ्रेडरिक ने निकाल दिया है। अब वो बताएगा अपनी राम कहानी को कि मेरा भाई कितना अच्छा है, मेरा भाई इतना अच्छा है कि वो मुझे लेकर गया, ड्यूक के पास लेकर गया, वहां मुझे उसने खाने दिए, कपड़ा दिया, रहने के लिए जगह दी, ये सारी चीजें उसने मुझे वहां पर दी। अब अपने भाई के गुणगान करेगा वो, ठीक है ना? तो यही वो बात बोल रहा है कि हम दोनों की कहानियों में बड़ा दर्द है। वो मेरा भाई जो है ना, मैं तुमको संक्षेप में सुनाता हूँ कि मेरा भाई मुझे जेंटल ड्यूक के पास लेकर गया। हु गेव मी फ्रेश एट्रे, सॉरी एरे, जिसने ये मुझे साफ कपड़े दिए, एरे मतलब क्लोथ, एंड एंटरटेनमेंट, और मुझे रहने की जगह दी, आनंद दिया। कमिटिंग, सौंपते हुए, मी, मुझको, अनटू माय ब्रदर्स लव, मेरे भाई का प्रेम। हु लेड मी इंस्टेंटली, हु मतलब ऑर्लैंडो, जो कि ऑर्लैंडो जो है इंस्टेंटली अप टू इसके, मुझे अपनी गुफा की तरफ लेकर चला गया। दे स्ट्रिप्ड हिमसेल्फ, और देयर, वहां पर, कपड़े उतारे मैंने, वो कपड़े उतारे उसने खुद ने, एंड हेयर अपॉन हिज आर्म, और उसकी खुद के हाथ पर, द लॉयनेस हैड टोन सम फ्लैश अवे, जो शेरनी है ना, उसने उसके हाथ का कुछ मांस काट लिया था। तो देखो, ये सारी बात यहाँ पर चली रही है कि भाई लड़ाई झगड़ा तो हुआ ही है दोनों के बीच, और लड़ाई झगड़ा इतना हुआ है कि उनको, शेरों ने थोड़ा बहुत नुकसान तो किया ही होगा उसको। आगे वो कहता है वाइल, जबकि, ऑल दिस वाइल यानी इस पूरे समय, हेड ब्लेड, उसका खून बहता रहा था उसके शरीर से। एंड नाउ ही फेंटेड, बिल्कुल बेहोश सा हो गया था वो। एंड क्राइड, चिल्ला रहा था। इन फेनिंग, फेंटिंग मतलब बेहोशी में भी, अपॉन रोजालिन, रोजालिन, रोजालिन चिल्ला रहा था वो बेहोशी में भी। ब्रीफ, संक्षेप में मैं तुमको बताऊं, आई रिकवर हिम, मैं उसको होश में ले आया, मैंने उसको रिकवर किया। बाउंड अप हिज बाउंड, है ना, बाउंड किया मतलब बांधा, उसका बाउंड यानी घाव। तो एक बाउंड तो है बांधने वाला, और एक है WOUND यानी घाव। तो मैंने उसके घाव को बांधा। देखिए क्या गजब के शब्दों का इस्तेमाल किया है शेक्सपियर ने, है ना? बाउंड अप हिज बाउंड, तो उसके घाव को थोड़ा सा बांधा ताकि खून वगैरह बहना बंद हो जाए। एंड आफ्टर सम स्मॉल स्पेस, और थोड़े से समय के बाद, बीइंग स्ट्रांग एट हर्ट, उसका दिल जब थोड़ा सा मजबूत हो गया, ही सेंट मी हिदर, उसने मुझे यहाँ तुम्हारे पास भेज दिया। स्ट्रेंजर, अजनबी, एज आई एम, जैसा कि मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं अजनबी हूँ।
टू टेल दिस स्टोरी, इस तुम्हारी पूरी कहानी को बताने के लिए। तो उसने मुझे यहाँ पर भेज दिया एक अजनबी के रूप में, जैसा कि मैं तुम्हारे लिए तो अजनबी हूँ। क्यों भेज दिया? ताकि मैं तुमको उसकी पूरी कहानी बता सकूं। दैट कि यू माइट एक्सक्यूज, ताकि तुम उसको माफ कर दो। हिज ब्रोकन प्रॉमिस, उसके जो टूटे हुए वादे हैं। एंड गिव हिज दिस नैपकिन, उसने मुझसे कहा था कि ये नैपकिन मैं आकर तुमको दे दूं। डाइड इन हिज ब्लड, वो सना हुआ है, डाइड मतलब सना हुआ है। इन हिज ब्लड, पूरी तरह से खून में। अनटू द शेपर्ड यूथ दैट ही इन स्प्राउट, स्प्राउट का मतलब मजाक में, डॉथ कॉल हिज रोजालिंड, तो वो सना हुआ है और उस शेपर्ड की वो बात कर रहा है, जिसको कि वो मजाक में क्या बुलाता है? रोजालिंड। कौन सा शेपर्ड है दोस्तों? शेपर्ड है गैनीमेड, यानी है तो रोजालिंड ही वो। तो उस शेपर्ड की वो बात वहां पर कर रहा है। सीलिया कहती है वाई, क्यों, हाउ नाउ, अब कैसे हो तुम गैनीमेड, स्वीट गैनीमेड। ओलिवर कहता है मैनी विल सून व्हेन, कि बहुत सारे लोग बेहोश हो जाते हैं, व्हेन दे लुक ऑन ब्लड, जब वो खून देखते हैं। सीलिया कहती है देयर इज मोर इन इट, इसमें और भी ज्यादा है कजिन गैनीमेड। तो ओलिवर कहता है लुक ही रिकवर्स, देखो वो रिकवर कर रहा है। रोजलिंड कहती है आई वर एट होम, काश मैं कहाँ होती, घर पर होती। तो सीलिया कहती है वी विल लेड यू हिदर, हम तुमको घर पर लेके चले जाएंगे, तुम घबराओ मत। आई प्रे यू, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। विल यू टेक हिम बाय द आर्म, तुम इसको हाथ से पकड़ लो थोड़ी देर के लिए, भाई घर लेके जाना है तो उसको थोड़ा सपोर्ट करो। तो ओलिवर कहता है बी ऑफ गुड चेयर, अपने आप को संभालो यूथ, युवक, भाई है तो वो लड़का ही ना उसके सामने, तो लड़के के वेश में ही तो है वो। तो अपने आप को संभालो युवक। यू ए मैन, तुम एक आदमी हो। यू लेक ए मैन्स हर्ट, तुम्हारे अंदर आदमी के दिल की थोड़ी कमी है। अब वो आदमी होएगा तो कमी आएगी, दिल होएगा ना आदमी जैसा, वो तो औरत है, आदमी के वेश में ही तो है। तो तुम एक आदमी हो, थोड़ा सा अपने आप को मर्द की तरह दिखाओ। रोजालिंड आई डू सो, मैं ऐसा ही हूँ यार, आई कन्फेस इट, मैं स्वीकार करता हूँ कि वास्तव में मैं आदमी तो हूँ, पर मेरी हरकतें थोड़ी सी औरतों वाली हैं, मेरा दिल थोड़ा कमजोर है। आ सिर्रा, अरे ए बॉडी वुड थिंक दिस वाज वेल काउंटरफिट, अब वो क्या करेगी? थोड़ा सा नाटक करने की कोशिश करेगी कि यार मैं बेहोश नहीं हुई थी, मैं तो काउंटरफिट कर रही थी, मैं थोड़ा सा नाटक कर रही थी बेहोश होने का। आखिर मैं एक मर्द ही हूँ, वही मर्द तो दिखाएगा ना खुद को, दिखाएगी ना खुद को वो, कि मैं एक मर्द ही हूँ। मैं तो बस थोड़ा सा काउंटरफिट कर रही थी, नाटक कर रही थी। आई प्रे, मैं प्रार्थना करती हूँ, यू तुमसे, टेल योर ब्रदर, तुम अपने भाई को बताना, हाउ वेल आई काउंटरफिटेड, कि मैंने किस तरह से शानदार नाटक किया। हे हो, और इस तरह से वो खुशी दिखाने की कोशिश करती है और बोलती है हे हो, हंसते हैं ना अपन हा करते हुए, तो बस उसी तरह से। ओलिवर कहता है दिस वाज नॉट काउंटरफीट, ये कोई नाटक नहीं था। दिस इज टू ग्रेट टेस्टिमोनी, ये एक बहुत बड़ा टेस्टिमोनी है, प्रमाण है। इन योर कॉम्प्लेक्शन, तुम्हारी रंगत में, है ना, कॉम्प्लेक्शन तुम्हारे रंग में। दैट इट वाज पैशन, ये एक भावना है ऑफ अर्नेस्ट, ऑनेस्टी की, ईमानदारी की। तो तुमको लगता है कि तुमने नाटक किया, तुम मुझे इस तरह से बता रहे हो कि तुमने नाटक किया, लेकिन जहां तक कि मैं तुम्हारे चेहरे के रंग वगैरह को देख कर पता लगा सकता हूँ कि तुम्हारा कोई नाटक नहीं था, तुम तो वास्तव में बेहोश हुए थे। रोजालिन कहती है काउंटरफिट, अरे नाटक ही किया था मैंने, आई अश्योर यू, मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ। तो ओलिवर कहता है वेल देन, चलो ठीक है, टेक ए गुड हर्ट एंड काउंटरफिट टू बी ए मैन, ठीक है, तो अपने दिल का थोड़ा सा ख्याल रखो और एक आदमी की तरह बर्ताव करो। तो रोजालिन कहती है सो आई डू, अरे मैं कर तो रहा हूँ, बट आई फेथ, लेकिन विश्वास मेरा इस तरह का है कि आई शुड हैव बीन ए विमन बाय राइट, कि मुझे होना चाहिए था एक औरत। अब क्यों? क्योंकि उसको ये नाटक करना भारी पड़ रहा है। अब जब नाटक करना भारी पड़ रहा है तो बेचारी क्या करेगी, कैसे ना कैसे वो सोचती है कि यार काश मैं मर्द, औरत ही होती, कम से कम रो तो लेती। अब मर्द होने की वजह से मैं रो भी नहीं सकती हूँ। तो सीलिया कहती है कम, आओ, यू लुक पेलर एंड पेलर, तुम बहुत ज्यादा पीली दिखाई दे रही हो, है ना। पीली दिखाई देती हो मतलब कि मतलब तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है बिल्कुल। ये सारे शब्द आपको दोस्तों लेक्चर बनने के बाद जब आप 11th 12th की किताबें पढ़ाएंगे ना, सारे के सारे शब्द आपको दिखाई देंगे। पेल दिखाई देगा आपको, चेहरा पीला पड़ जाना, पहला ही चैप्टर आएगा, है ना। उसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाय खुशवंत सिंह। तब आपको ये सारे चेहरे दिखाई देंगे, सारे के सारे शब्द, तब आप याद करेंगे कि यार हम सर से पढ़ते थे, सर बताते थे, सारे सारे शब्द दिखेंगे, तो इसलिए अभी थोड़ा सा पकड़ते हुए चलना सारे शब्दों को, है ना। तो आगे मैं बताता हूँ आपको, कहाँ चल रहे थे हम। हाँ, कम यू लोग, हाँ तुम पीले दिखाई दे रहे हो, तुम्हारा चेहरा थोड़ा पीला दिखाई दे रहा है। प्रे यू ड्रॉ होमवर्ड्स, अब तुम घर की तरफ चलो। गुड सर, प्यारे सर, गो विद अस, हमारे साथ चलो। किससे कह रही है इस बात को? ओलिवर से कह रही है ये। तो ओलिवर कहता है दैट विल आई, हाँ हाँ चलूंगा तो सही, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फोर, क्योंकि आई मस्ट बियर आंसर बैक, क्योंकि मुझे वापस उत्तर भी तो लेके जाना है, मैं तुम्हारे को इस खबर को देने आया हूँ, इस बात का मुझे आंसर भी तो वापस लेके जाना है। हाउ यू एक्सक्यूज माई ब्रदर रोजालिंड, कि तुम मेरे भाई को कैसे माफ करोगे रोजालिंड, इस बात का आंसर भी तो मैं मुझे लेके जाना है। तो रोजालिंड कहती है आई शैल डिवाइस समथिंग, कि मैं कुछ खोजूंगी, डिवाइस का मतलब कुछ खोजूंगी, कुछ सोचूंगी इस बारे में, बट लेकिन
आई प्रे यू, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। कमेंड सिफारिश करना, माई काउंटर फिटिंग, मेरे नाटक की, टू हिम, जो मैंने किया था ना, नाटक बेहोश होने का। अब वो दिखा रही है ना मैं मर्द हूँ, तो नाटक, मैंने जो नाटक किया था उसकी सिफारिश अपने भाई से करना। विल यू गो, क्या तुम अब चलोगे, एक्सीडेंट, और इस तरह से वो यहाँ से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका छोटा सा सीन, जो कि मात्र 50 मिनट में पूरा हो गया। मैं आपको ऐसा मान के चलता हूँ काफी मजा आया होगा आपको इसको समझने में। और अगर एक बार आप रिवाइज जरूर कीजिए इसको, बिना रिवीजन के कोई लेना देना नहीं है। कितने भी आप वीडियो देख लिए, कितने भी टीचरों से पढ़ लीजिए, जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे एक बार, कम से कम एक बार और मैक्सिमम 2 बार, मैं आपसे नहीं कहता कि 2 से ज्यादा बार पढ़िए, 2 बार भी पढ़ लीजिए तो बहुत है। चाहे 2 2 3 3 दिन के अंतराल में पढ़ लीजिए, और टोटल 2 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद चाहे महीने भर बाद पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। तब आपको टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि आपके सामने जो अटकने वाले शब्द हैं उनके मीनिंग आपकी बुक में लिख रहे होंगे, तो ट्रांसलेशन ही तो करना है, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बिल्कुल ढंग से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो ये था आपका छोटा सा सीन, और हमने खत्म कर लिया है आपका आज एक्ट 4। और हम बात करेंगे अब एक्ट 5 की, और उसके बाद धीरे धीरे करते हुए इसको पूरा खत्म करते हुए इसके क्वेश्चन आंसर भी हम करेंगे। और उसके बाद देखते हैं हमारा पढ़ाने का क्या फायदा होता है, कितना आप सीखे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।